present here. We are here to attend a seminar in-house training program which has been organized by our institution, St. Paul Secondary School, in which is given by CBSE. So for today's topic is National Education Policy 2020. It is a burning topic here. So each and every school applies it in its curriculum. So we are here to know more about NEP 2020. For this, we have a good, smart, energetic and enthusiastic and energetic performer, resource person I say. Mohammad Hidayatullah Akhtar is very well dear friend of mine also. So please welcome him with a huge round of applause. So let's start. Thank you. Very pleasant good afternoon to all of you. First of all, I would like to give thanks Mr. Manish Main sir, who called me for expressing my views on the topic, which is NEP 2020. एजुकेशन पॉलिसी की अगर बात की जाए तो जब इंडिया फ्रीडम हुआ 1947 में, तो फ्रीडम इंडिया का जो एजुकेशन पॉलिसी है, फ्रीडम इंडिया का जो एजुकेशन पॉलिसी वो स्टार्ट होता है 1948 से 1947, 1948। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और जिस कंट्री में हम लोग रह रहे हैं और जिस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटीज है। ये कंट्री अनेकता में एकता को एक साथ लेकर चलने वाली कंट्री है। तो इसी चीज़ को देखते हुए इससे पहले बहुत सारे पॉलिसीज आए हैं एजुकेशन पॉलिसी, और उसके बीच बीच में रिफॉर्म होता रहा है करिकुलम। तो फर्स्ट जब इंडिया फ्रीडम हुआ तो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आया 1947 और आप कह सकते हैं 1948, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हायर एजुकेशन के लिए आया। उसके बाद एक एजुकेशन पॉलिसी आया जो कि एजुकेशन पॉलिसी था आपको मुदालियत कमीशन, जो मिडिल एजुकेशन के लिए आया। उसके बाद ऐसे ही रिफॉर्म होता रहा, लेकिन ये सारी एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो यूनिवर्सल नहीं थी, पूरे स्पेन इंडिया के लिए नहीं थी। बाद में जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, यहाँ पे स्पेन इंडिया के लिए पूरा यूनिवर्सल जो एजुकेशन पॉलिसी आया वो सबसे पहले आया 1986 में, सॉरी 1968 में, जो कि कोठारी कमीशन, इसकी अध्यक्षता, इसके जो चीफ थे, चेयरमैन थे, वो थे कोठारी, DS कोठारी। ये 1964 टू 1966, 1964 से 1966 ये जर्नी रहा। और इसका एग्जीक्यूशन जो हुआ, इसको जो अनाउंस किया गया वो किया गया 1968 में, जब इंदिरा गांधी उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थी। तो ये पहला एजुकेशन पॉलिसी था जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा था होलिस्टिक अप्रोच के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें आई जो प्रीवियस पॉलिसीज जो थी एजुकेशन पॉलिसी, जैसे 1948 का जिक्र मैंने किया, और 1962 जो मुदालियत कमीशन जो स्पेशली मिडिल स्कूल्स के लिए था, तो उसमें जो अचीवमेंट नहीं हो सका था, जो कमियाँ रह गई थी, उसको कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए कमीशंस बनाए गए और ये इम्प्लीमेंट भी हुआ। बहुत हद तक इसमें कामयाबी मिली, लेकिन जो कामयाबी मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। फिर इसके बीच जब 1968 इंदिरा गांधी के बाद जब उनका शूटआउट हुआ, अनफॉर्चुनेटली जब वो डेथ थी, उसके बाद राजीव गांधी
प्रधानमंत्री बने इंडिया के, उनके टाइम में एक एजुकेशन पॉलिसी आया, वो था 1986 1986। ये स्पेशली दो चीज़ पर फोकस किया उन्होंने, और इस एजुकेशन पॉलिसी में जो हाईलाइटेड लाइन था वो दो था। एक था एडल्ट एजुकेशन और एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। ये जो 1986 का कोठारी कमीशन वाला एजुकेशन पॉलिसी था, इसमें ये दो फैक्टर जो थे वो उस हद तक उसमें कामयाबी नहीं मिली थी, उसको रिफॉर्म करके इस पर ज़्यादातर जोर दिया गया, एडल्ट एजुकेशन और एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटी। इसके लिए अलग अलग स्कॉलरशिप वगैरह के प्रोग्राम चलाए गए, है ना। हायर एजुकेशन लेवल पे फेलोशिप वगैरह का प्रोग्राम चलाया गया। कुछ हद तक बहुत सारी कामयाबी मिली। और 1986 जब राजीव गांधी का ज़माना था, तब इंडिया में टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हुआ, स्टार्ट हुआ, और औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में इन्हीं के ज़माने से बहुत बड़ा कह सकते हैं रिवॉल्यूशन आया इंडिया में। जैसे दूरदर्शन है, डीडी नेशनल जो न्यूज़ चैनल है बहुत पुराना, वो इन्हीं के ज़माने से आया। और उस वक्त एक ही रिसोर्स हुआ करता था ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, वो था टीवी चैनल। उसमें एक स्पेशल टाइम पे एक स्पेशल ब्रॉडकास्ट होता था जो एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता था। और भी बहुत सारी चीज़ें आई, है ना। इसमें यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए। उसके बाद तीसरा जो रिफॉर्म हुआ एजुकेशन पॉलिसी में, वो 1992 जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन इस वक्त जो रिफॉर्म हुआ, इस वक्त जो चेंज हुआ, ये उतना बड़ा चेंज नहीं था जिससे इसको नई एजुकेशन पॉलिसी का नाम दिया जाए। छोटा सा रिफॉर्म था, इसलिए उसमें मॉडिफिकेशन किया गया ओनली। और ये 1986 ही NEP 1986 ही रहा, इसका नाम नहीं चेंज किया गया। जब इंदिरा गांधी थी एजुकेशन मिनिस्टर, उस वक्त जो MHRD यहाँ पे है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री ही था। इस पॉइंट्स को आप माइंड में रखिएगा, ताकि जब हम NEP डिस्कस करें तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट हमारे सामने आप क्लियर हो। क्योंकि जब तक हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं जानेंगे तो करेंट सिचुएशन को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको शॉर्ट में हम समझें, ताकि जो करंट पॉलिसीज आई हैं, जो कि अभी जो सिटिंग प्रधानमंत्री हैं, ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने पेश किया है इसको 2020 में। तो इसमें क्या अचीवमेंट्स होने वाले हैं और इसका क्या गोल है, क्या विज़न है, तो उसको हम अच्छे से समझ पाए। तो मैं यहाँ बात कर रहा था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसका नाम 1986 जो कोठारी कमीशन था, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री था, जो कि NEP 2020 में MHRD को बदल के एजुकेशन मिनिस्ट्री ही किया गया। तो इसमें बेसिकली ये जो चेंजेस था 1992 पीवी नरसिम्हा राव, ये बेसिकली था टेक्निकल एजुकेशन के लिए। टेक्निकल एजुकेशन जनरली हम कह सकते हैं इंजीनियरिंग के लिए। उसके लिए एक एजेंसी बनाई गई जिसको हम बोल सकते हैं AICTE। ये ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये बेसिकली इसलिए बनाया गया था कि जो भी टेक्निकल एजुकेशन के लिए कॉलेजेस हैं, उसको एफिलिएशन का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, किस कॉलेज को हम एफिलिएशन दें, उसका करिकुलम क्या हो, इन सारी चीज़ों के लिए AICTE को यहाँ पे लाया गया।
उसके बाद सबसे बड़ा चेंजेस आया 2020 में, आफ्टर 34 ईयर्स, 34 साल बाद SEP 2020 बड़े रिफॉर्म के साथ आया। और इसका विजन, अगर विजन की हम बात करें तो एक ब्रॉड विजन है। विजन ये है NEP 2020 का कि हम जिस तरीके से अपने आप को पूरे विश्व में स्थापित कर रहे हैं, डाइवर्सिटी इन यूनिटी में, और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें हम अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, उसी तरीके से किस तरीके से अपने आप को ग्लोबल एजुकेशन एम्पावरमेंट के फील्ड में भी अपने आप को प्रूव किया जाए। इसके लिए इस NEP में लगभग आप अगर इसका पूरा PDF देखेंगे तो 600 पेज का है, बहुत बड़ा ये ड्राफ्ट है। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आज के सेशन में मुझे डिस्कस करना है। बेसिकली सबसे ज़्यादा रिफॉर्म किया गया है वो आपको इस एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल एजुकेशन पे, हायर एजुकेशन पे, दो इसके ये मेन ब्रांचेस हैं। तीसरा ब्रांच जो कुछ कमीशंस हैं या फिर जो इसके लिए बजट होगा उसके लिए कमेटी बनाई गई। तो मेनली 4 पार्ट है इसमें, NEP में मेनली 4 पार्ट है, जिसमें मेन है हमारा स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, और 2 और एजेंसीज हैं जो इनको मॉनिटर करेंगी, और एक एजेंसीज हैं जो इनको फंडिंग करेंगी। क्योंकि अगर हम जहाँ तक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बजट मायने रखता है। इस वाले NEP में भी बजट पे फोकस किया गया है। कोठारी कमीशन में जब कोठारी कमीशन को इम्प्लीमेंट किया गया था और इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, तो इसमें बजट के बारे में जो बातें कही गई थी वो बात ये थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल की गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपने ग्रॉस GDP का 6% स्टेट गवर्नमेंट और 6% सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे एजुकेशन के एरिया में, ताकि जो हमारा गोल है, एजुकेशन का गोल है, उसको अचीव किया जाए। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा हमारे लिए कि जो बजट 1968 वाले कमीशंस में था, वो आज तक 2020 हम 21st सेंचुरी में आ गए हैं, वो उतना बजट ना गवर्नमेंट ऑफर कर पाई ना उसका यूटिलाइज हो पाया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। बेसिकली स्कूल एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है, जो अभी NEP के इम्प्लीमेंटेशन से पहले 1986 जो एजुकेशन पॉलिसी है वो फ्रेम चल रहा था। तो इसमें क्या चेंजेस आए हैं इसको हमको डिस्कस करना है, और हायर एजुकेशन में क्या चेंजेस आए हैं उसको मेनली हमको डिस्कस करना है। और ये लास्ट में हम आपका व्यू भी लेना चाहेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्राउंड लेवल पे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरा, हम क्वालिटी एजुकेशन, इक्विटी इन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम जिस देश में रहते हैं यहाँ पे अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म और अलग अलग एरिया से लोग बिलोंग करते हैं। जैसे एक कम्युनिटी ऐसा है जिसको ट्राइबल्स हम कहते हैं, उनका कोई अस्थायी जगह नहीं होता, तो क्या उन तक कैसे रीच हो हमारा, ड्रॉप आउट जो है उनको कैसे लाया जाए। अभी रिसेंटली रिसर्च ये हुआ है कि लगभग 2 करोड़ अभी भी ड्रॉप आउट है। ड्रॉप आउट कौन है? ड्रॉप आउट उन्हें कहा जाता है जो एजुकेशन ले रहे थे बट ड्यू टू कॉज ऑफ एनी इशूज, फाइनेंशियल इशूज हो या भी और बहुत सारी इशूज हो सकती हैं, उसकी वजह से वो मेन जो स्ट्रीम था एजुकेशन से वो दूर हो गया। तो लगभग 2 करोड़, ये एक बड़ा चैलेंज है। और ये विजन है 2030 तक इसका। एक विजन मैंने ये बताया कि पूरा ग्लोबल एजुकेशन एम्पावरमेंट हमको पूरे वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। एक दूसरा विजन ये है कि 2030 तक ये जो ड्रॉप आउट रेशियो है इसको खत्म कर दिया जाए। जितने ड्रॉप आउट है उसको कम बैक किया जाए।
और तीसरा रीजन ये है NEP 2020 का कि जो GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ये होता है कि मान लीजिए क्लास 5 तक 5000 हम इस लोकेलिटी में रह रहे हैं और 5000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्कूल में होना चाहिए और उसमें से सिर्फ 2500 स्टूडेंट, तो GER कितना हुआ? 50% हुआ। तो ये 5000 जो स्टूडेंट हैं जिनको स्कूल में होना चाहिए वो स्कूल में क्यों नहीं है, उनको कैसे स्कूल तक लाया जाए? ये 2030 तक स्कूल एजुकेशन में ये टारगेट रखा गया है कि 2030 तक GER जो है हमारा 100% कैसे हो जाए। उसके लिए फिर अलग अलग एजेंसियां बनाई जाएंगी जिसमें हेल्प करेगा NCERT और उसके लिए करिकुलम तैयार किया जाएगा। उसके बाद अगर हायर एजुकेशन की हम बात करें तो इसका जो टारगेट 2035 तक GER का जो रेशियो रखा गया है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का, वो अभी फिलहाल 26%। लास्ट फ्यू मंथ का रिसर्च ये है कि ओनली 26%। इसमें दैट अगर 100 लोग पढ़ने वाले हैं, 100 लोग हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल हैं, तो उसमें सिर्फ 26 लोग, ओनली 26% हायर एजुकेशन कर रहे हैं। तो इसको कैसे 26 से 50 लाए? तो ये NEP 2020 का ये विजन है। अब हम बात करेंगे कि ये जो NEP 2020 है ये किस तरीके से इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया, इसकी अध्यक्षता इसको किसने लीड किया, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले कोई अगर यहाँ तक जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मैंने रिप्रेजेंट किया, कोई अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं या कुछ व्यू देना चाहे यहाँ तक कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं NEP 2020। NEP 2020 ड्राफ्ट बाय कमिटी जिसको लीड कर रहे थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये फॉर्मर चीफ है इसरो की, इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया का है इसरो, जो इसरो खुद अपने आप को पूरे वर्ल्ड में स्थापित कर चुका है लेस इन्वेस्टमेंट में अच्छे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। एक हॉलीवुड मूवी का जितना बजट होता है उतना में इसरो 2-3 सैटेलाइट लॉन्च कर देता है। ये बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। इसरो वो भी जमाना देखा है इंडिया ने, इसरो के लिए वो भी जमाना देखा इंडिया ने जब ब्लू कार्ड पे ले जाया जाता था मटेरियल्स को। कितना एक्सपेरिमेंट हुए हैं, फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और फेलियर के बाद आज इंडिया वहां तक पहुंचा और अपने आप को पूरे वर्ल्ड में इस एरिया में स्थापित कर पाया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा हमारे लिए। ये 2019 ये जो ड्राफ्ट है इसमें लगभग 1,25,000 लोग इन्वॉल्व हुए और ग्राउंड लेवल पर जाकर के गांव में, शहर में, हर कस्बे में और एजुकेशन सेक्टर के हर तरह के लोगों से अपना ओपिनियन लिया, अलग अलग जगह सेमिनार कंडक्ट किया और हर लेवल पर जाकर के ओपिनियन लिया गया और तब जाकर के ये जो पूरा 600 पेज का ड्राफ्ट है फिर तैयार किया गया। इसको कैबिनेट में जो इसकी मंजूरी दी गई वो 2020 में, और जिस टाइम कैबिनेट में इसकी मंजूरी दी गई थी उस वक्त जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो रमेश पोखरियाल जी, और जब ये शुरू हुआ था तब थे उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। आप देखे होंगे कि जब नरेंद्र मोदी ऑनरेबल प्रधानमंत्री जब इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे तो वो दोनों भी वहाँ पे मौजूद थे। उसका रीजन ये था कि शुरू हुआ तब एजुकेशन मिनिस्टर थे प्रकाश जावड़ेकर और जब रिप्रेजेंट किया गया तब एजुकेशन मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल। अब इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। सबसे पहला चेंज जो आया है वो ये
ये आया है कि MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसका नाम बदल के एजुकेशन मिनिस्ट्री रखा गया है। जो कब था एजुकेशन मिनिस्ट्री? 1968 में। रिफॉर्म किया गया कब? 1986 में। उसका फिर से दोबारा, तो ये पहला चीज, बिल्डिंग वही है, सिर्फ नाम बदल गया है और कुछ काम भी बदल जाएंगे क्योंकि प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे और पूरा फ्रेमवर्क भी चेंज हुआ। एक बात ये, एक चेंजेस ये रहा है इसमें। अब इसमें हमको डिस्कस करना है स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं विजन में। स्कूल एजुकेशन का पहला विजन ये है कि GER, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है उसको 100% किया जाए। कब तक? 2030 तक। ठीक। अब पहले हम समझ लेते हैं करंट जो पॉलिसी है एजुकेशन की, उसका क्या फ्रेमवर्क है। अभी जो करंट पॉलिसी है वो 1986 है। इसका फ्रेमवर्क क्या है और जो चेंजेस आए हैं उसका फ्रेमवर्क क्या है। करंट पॉलिसी में 10+2 फ्रेमवर्क है। 10+2 का मतलब 1 से 10 और +2 का मतलब 11-12। ठीक है। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट जो इसको अपने अंदर वो था 6 ईयर टू 18 ईयर, 6 ईयर टू 6 से 18 साल जब स्कूल में एडमिशन लिया जाता था बच्चे का, तो उसका एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो 1986 और यू कैन से दैट करंट पॉलिसी में जो था वो 6 साल था। टोटल अपने गाइडेंस में सरकार 12 साल बच्चों को रखी थी उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, चाहे उसका एजुकेशनल हो, इमोशनल हो या साइकोमोटर हो। इन सभी टाइप के डेवलपमेंट के लिए 6 से 18 साल अपने गाइडेंस में फॉर्मल एजुकेशन पॉलिसी जो था उसके अकॉर्डिंग 10+2 में जो एज था वो कितना था? 6 से 18। कितने साल में? 12 साल। NEP में जो है 5+3+3+4, इसका क्या मतलब है इसको हम समझेंगे। 5 ईयर जो है उसका फर्स्ट स्टेज है। 4 स्टेज पहली एजुकेशन पॉलिसी में भी है और 4 स्टेज ही इस एजुकेशन पॉलिसी में भी है। NEP 2020 रिफॉर्म क्या हुआ उसको हम देखते हैं। पहला स्टेज जो 1986 में है वो है स्टेज 1, जिसको हम प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन। इसमें 6 साल के बच्चे का दाखिला होगा, एडमिशन होगा और वो अगर फर्स्ट क्लास में उसका एडमिशन हुआ 6 साल में तो 5 तक उनका कितना एज हो जाएगा? 11 साल। तो प्राइमरी जो स्टेज है इसे 1 to 5 क्लास को रखा गया है, 1 to 5 क्लास। और एज क्या हो गया? 6 to 11 ईयर। ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेज है करंट पॉलिसी हमारा NEP 2020। सेकेंड स्टेज है मिडिल स्टेज। इसमें 11 से 14 साल के बच्चे, 11 ईयर टू 14 ईयर, और ये 6, 7, 8 3 क्लास ये मिडिल। यानी हम कह सकते हैं 6, 7, 8 क्लास 6, 7, 8 वो क्या है? मिडिल स्कूल जो फेमस है अभी, वो मिडिल स्कूल में कितने से कितने तक का? 6, 7, 8। क्लियर। उसके बाद है आपका सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। सेकेंडरी में 2 क्लास है, 9th and 10th। सेकेंडरी में 2 क्लास, 9th and 10th। ईयर कितना हो जाएगा? 14 से 16, 14 to 16। और हायर सेकेंडरी जो है, जिसको हाई स्कूल जनरली बोला जाता है, हायर सेकेंडरी HS, जो CBSE के अकॉर्डिंग ऑलरेडी हायर सेकेंडरी में 10+2 था। लेकिन आप बिहार गवर्नमेंट के स्कूल अगर आप देखेंगे तो लास्ट 2 या 3 इयर्स में उसमें +2 स्कूल ऐड किया गया। लास्ट उससे
उससे पहले हाई स्कूल का मतलब 10वीं क्लास तक। अगर आप स्टेट बोर्ड की बात करें तो 11-12 का मतलब आपको मतलब कॉलेज में जाना। यहाँ तक के लिए जो अभी जो करंट पॉलिसी हमारा 1986 इसके लिए बोर्ड था, इसको जो पूरा रेगुलेट करेगा वो बोर्ड यानी कर रहा है अभी, उसके लिए स्टेट बोर्ड है रिस्पॉन्सिबल और सेंट्रल बोर्ड। स्टेट बोर्ड, हर स्टेट बोर्ड का अपना अपना करिकुलम है, अपना अपना फ्रेमवर्क है, वो अपने अकॉर्डिंग से चलाते हैं। अब उसमें रेवेन्यू की अगर बात करें हम तो 6% इनको देना है, 6% सेंट्रल से लेना है, ये करंट पॉलिसी है। अब NEP 2020 में क्या रिफॉर्म हुआ है उसको देखते हैं। 5+3+3+4 5 ईयर जो है वो फाउंडेशनल स्टेज। ऑलरेडी CBSE स्कूल में ये चीज हो रही है, जैसे LP नर्सरी है, LKG है, UKG है, ये ऑलरेडी अभी चल रहा है। CBSE करिकुलम जो फॉलो कर रहा है वो ऑलरेडी LKG UKG को इंक्लूड कर रहा है। फाउंडेशनल स्टेज 5 साल का, जिसमें आप यूँ कह सकते हैं, समझने के लिए आप कह सकते हैं कि नर्सरी LKG UKG, लेकिन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इसका जो एजुकेशन होगा वो होगा आपका आंगनबाड़ी में, या फिर उसके लिए एक दूसरा नाम लाया गया है बाल वाटिका। तो उस टाइप का और एक चीज इसमें ये कहा गया कि जो आंगनबाड़ी है वो उस जगह पर हो जहाँ पे स्कूल्स हैं, जिसमें जनरली अभी जो करंट स्कूल है, जो प्राइमरी स्कूल है जिसमें 1 to 5 तक क्लासेस चलते हैं, उसके पास ही हो आंगनबाड़ी और उसको अच्छे से मॉनिटर किया जाए। अभी क्या है, ओनली अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो ग्राउंड लेवल पे इसका इम्प्लीमेंटेशन ना के बराबर है, सिर्फ कागजी है वो। कुछ ही लोग हैं जो ऑनेस्टली इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आंगनबाड़ी में इसमें जो बच्चे का है फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर, तीनों को डेवलप करने की बात कही गई है। ऑलरेडी 1986 में भी था, लेकिन ये अफेक्टिव नहीं है अभी तक। इसका फर्स्ट स्टेज हो गया आपका 3 ईयर हो गया आपको आंगनबाड़ी या बाल वाटिका, या फिर आप कह सकते हैं समझने के लिए जो करंट CBSE का करिकुलम है नर्सरी LKG UKG। और सेकेंड पार्ट है फाउंडेशनल स्टेज का, वो है फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें एग्जाम नहीं होगा, इसमें एग्जाम नहीं होगा। अब जब रिसर्च किया गया तो देखा गया कि अभी भी 200 करोड़ 2 करोड़ बच्चे क्या है, मेन जो स्ट्रीम है एजुकेशन उससे दूर है, उससे क्या है, दूर है। उसके लिए इस तरीके का करिकुलम तैयार किया जाए कि वो स्कूल आने से भागे नहीं, स्कूल आना चाहे। हाँ, इस तरीके से बड़ा कहावत मशहूर है हम लोगों के यहाँ कि एक बच्चा देखा कि कसाई है तो बकरे को क्या है खींच रहा, बकरा पूरी तरफ उसको खींच रहा है। तो पूछा बच्चा कि बापू क्या कर रहा है, तो बोला कि बेटा ये कसाई है, ये बकरे को क्या है खींच रहा है। बकरे को क्या करेगा, उसकी कुर्बानी देगा, उसको दबा करेगा। तो बोला बच्चा कि हम ये समझ रहे थे वो जो है आदमी बकरे को स्कूल ले जा रहा है। इतना डर है बच्चों में, तो इसको कैसे खत्म किया जाए, उसके लिए पहला पॉलिसी क्या अपनाया गया कि एग्जाम नहीं हो। और ये जो आपका है नर्सरी LKG UKG, इसमें होमवर्क भी नहीं देना है और मेनली उसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे फोकस करना है, उसको खिलाना है। आज भी बहुत सारे जो इंडिया में स्मार्ट सिटीज़ हैं, या आप दिल्ली कर लीजिए, मुंबई कर लीजिए, वहाँ पे नर्सिंग इंस्टीट्यूट है जो स्पेशली ट्रेन किया जाता है टीचर्स को। इस टाइप के बच्चे जो 3 साल के बच्चे हैं, 3, 4, 5 प्ले स्कूल के नाम से इसको चलाया जाता है आज भी। उसमें ज़्यादातर उनके 3 डोमेन पे वर्क किया जाता है। सबसे पहला तो है कि उसका हेल्थ डोमेन, क्योंकि बड़े अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं
आपको नाम भी सुने होंगे, जॉन डीबी। उनका ये कहना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, हम कैसे अपने कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। तो इस लेवल पे ये मेन चीज़ें हैं जो इस एजुकेशन पॉलिसी में फोकस किया गया। और फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल पे भी क्या है, एग्जाम नहीं होगा। यहाँ से फर्स्ट और सेकेंड लेवल जो है, इस लेवल पे न्यूमरेसी और लिटरेसी को इंट्रोड्यूस करने की बात की जाती है। हाँ, अभी भी 5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं, ऑब्जर्वेशन और ये रिसर्च से पता चला है कि 5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो मेन सोर्स एजुकेशन में है, बट दे हैव नो आइडिया अबाउट न्यूमरेसी एंड लिटरेसी। इनरोल्ड है बट नहीं पता, बेसिक कैलकुलेशन का पता नहीं है, उनको वर्ड्स अक्षर का भी ज्ञान नहीं है, और सेंटेंस तो दूर की बात। तो इन सब को किस तरीके से बेहतर किया जाए, इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करें ग्राउंड लेवल पे, उसके लिए NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, इसको एक जिम्मेदारी दी गई है कि वो एक करिकुलम तैयार करे जो कि इफेक्टिव लेवल पे जो ड्रॉप आउट रहा है पिछले एजुकेशन पॉलिसी का, जो गोल था हमारा, उसको अचीव नहीं कर सके हैं, उसको कैसे अचीव किया जाए। ये आपका एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन है। इसके लिए एक एजेंसी तैयार करेगा NCERT, जो इस पर क्या करेगा, मॉनिटरिंग करेगा। उसके लिए स्पेशल टीचर एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगा वो 12 होगा। 12 के बाद उसके लिए स्पेशल एजुकेशन, जैसे अभी हम थोड़ी दिन पहले उसका जिक्र किए नर्सिंग टीचर का, उसकी बात की गई है इसमें। अब आते हैं सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज ईयर ऑफ एडमिशन जो होगा वो 3 साल होगा। पहली वाली एजुकेशन पॉलिसी में 6 साल, अब एडमिशन मिल रहा था 6 साल, इस वाले एजुकेशन पॉलिसी में 3 साल। इसके पीछे क्या वजह है? रिसर्च से ये पता चला कि इंसान का जो 85% ग्रोथ है, उसका मेंटल ग्रोथ को, इवन आप कह सकते हैं फिजिकल ग्रोथ भी बहुत रैपिडली इस पीरियड ऑफ लाइफ में होता है। स्पेशली अगर मेंटल ग्रोथ की बात किया जाए तो 3 से 6 साल का जो है पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे बहुत तेजी से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए इन्वॉल्वमेंट जो होगा वो कितने साल में हो जाएगा, 3 साल। 3 साल तक बच्चे को बस खिलाना है, पढ़ाना नहीं। बच्चे को पढ़ाना ऐसा है जैसे बच्चा झेल रहा, झेलाना नहीं है, खिलाना है। वही गेमिफिकेशन इन लर्निंग। हाँ, मेनली। और एक चीज है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की गई है, क्रिटिकल थिंकिंग की बात की गई है। ये सारी चीजें हैं, स्टेज बाय स्टेज आगे डिस्कस करेंगे। अब सेकेंड है आपका, यहाँ पे सेकेंड स्टेज था मिडिल। अब मिडिल को हटा दिया गया, प्राइमरी को भी, प्राइमरी नाम बदल के क्या हो गया, फाउंडेशनल। इसका 2 स्टेज, एक तो हो गया हमारा जिसमें बाल बाटिका आंगनबाड़ी होगा, प्री फाउंडेशन, और ये फाउंडेशन में फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास। दूसरा आपका प्रिपरेटरी, जो कि ईयर बच्चे का साल कितना हो जाएगा, 8 से 11। पीरियड ऑफ ड्यूरेशन कितना होगा, 3 साल का। क्लासेस कौन कौन से होंगे, 3 to 5। 3 to 5। इसमें थोड़ा सा एग्जामिनेशन की बात कही गई, लेकिन एग्जामिनेशन जो लिया जाएगा वो आसान, उसको जनरली एक्सपीरियंस बेस्ड जो क्वेश्चन है, जैसे इस बार भी सीबीएसई इंट्रोड्यूस किया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि उसके लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे एग्जामिनेशन इन द क्वेश्चन। और
रोड मेमोराइज, रोड जो था हमारा पहला रटन विद्या वाला, उसको हटा दिया गया। अब मेनली समझ पे फोकस किया गया। इसीलिए यहाँ पर इस वाले एजुकेशन पॉलिसी में लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की गई है। और ये कहा गया है कि जहाँ तक हो सके क्लास 5 तक उसके रीजनल लैंग्वेज में या मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। उसका रीज़न ये है कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, हमारा मदर टंग इंग्लिश नहीं है, एक बात। अब इसमें चैलेंजेस क्या है बच्चों को, हम लोग भी डे बाई डे फेस करते हैं। 9th के स्टूडेंट के साथ हम लोग का इंटरेक्शन रहता है, तो वहाँ पे बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है, बट क्वेश्चन जब पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, इसलिए वो आंसर नहीं कर रहे। 2 काम हो जाता है, एक तो इंग्लिश को हिंदी में इंटरप्रेट कीजिए, पहला काम है उसको जो इंग्लिश लिखा हुआ उसको क्या करें, हिंदी में करें, तभी तो समझेगा। तो ये चीज़ें बहुत टफ हो जा रहा है अभी बच्चों को। तो ये कहा जा रहा है कि जो रीजनल लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें हो, या फिर जो उसका मदर टंग है उसमें हो। अब इसके लिए काफ़ी चैलेंजेस भी हैं। अब सपोज जैसे आप दिल्ली वगैरह की बात करें, तो दिल्ली या फिर ऐसे भी बड़े सिटी हैं जहाँ पे देश के हर राज्य से लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनका अलग अलग रीजनल लैंग्वेज होगा, तो उसको कैसे हम ओवरकम करें। तो ये चैलेंजेस इसमें आएंगे। तो इसके लिए स्पेशली कम्युनिटी वगैरह NCERT इसको बनाएगा, जो उसका प्रारूप जो जैसे करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, जैसे NCERT 2005 था, उसी तरीके से कोई करिकुलम फ्रेमवर्क आएगा तो उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन होगा कैसे इसको हैंडल करना है। अब मिडिल स्टेज की बात कर लेते हैं। मिडिल स्टेज 11 साल से 14 साल, 11 ईयर टू 14 ईयर। इसमें क्लास 6, 7, 8, क्लास 6, 7, 8 होगा। और बेसिकली क्लास 6, 7 का जो स्टेज है, इस स्टेज पे क्या जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो किस टाइप का होने वाला है, इस पे पूरा इस एजुकेशन पॉलिसी में चर्चा की गई। मेनली 3 चीज को फोकस रख करके ये एजुकेशन पॉलिसी है, CAP से हम याद रख सकते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ये 3 चीज है। ये 3 चीज जिसका अगर डेवलप हो गया, हम ये कह सकते हैं कि उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो गया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसके मेंटल एप्टीट्यूड को क्या करेगा, उभारेगा। उसके लिए जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म या एजुकेशन प्रोसेस हमको अपनाना पड़ेगा, वो ये नहीं अपनाना पड़ेगा कि क्या पढ़ना, ये अपनाना पड़ेगा कि कैसे पढ़ना। और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो, उसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। अलग अलग जिस तरीके से हम देखें टेक्नोलॉजी का यूज, कोविड-19 जो आया, एक आपदा आया, लेकिन उसमें बहुत सारे अवसर भी आए। उसमें हम ये जान के कि टेक्नोलॉजी का यूज करके कितना बड़ा इकोनॉमी भी बिल्ड किया जा सकता है और कैसे रिवॉल्व किया जा सकता है। जैसे आप सुने होंगे, बहुत सारे के लिए आपदा रहा, बहुत सारे के लिए अवसर रहा। PW फिजिक्स वाला इंडिया के यूनिकॉर्न कंपनी का 101वां यूनिकॉर्न था। ये कहीं ना कहीं कोविड-19 में आपदा में अवसर की बात है। उसी तरीके से उत्कर्ष क्लासेस आता है एक यूट्यूब पे, उन्होंने उस टाइम में ऑनलाइन स्कूल का कॉन्सेप्ट दे दिया। उसके बाद बहुत सारे ऑनलाइन स्कूल से बैजूस जो टाई अप कर गया किसके साथ, आकाश के साथ और ग्रेडअप के साथ, उसमें नर्सरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक की एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। और उसके ब्रांचेस हमारे आसपास भी है, मुजफ्फरपुर में। उसका प्रोसीजर ये है कि वीक में 5 डे क्लासेस है उसका, उसमें 2 डेज ऑफलाइन क्लासेस है और 2 डेज ऑनलाइन क्लासेस है। उसके लिए बड़ा सा हॉल उन्होंने बना रखा है। और ऑनलाइन क्लासेस जो है वो अब्रॉड के टीचर से करवाते हैं। उसके बाद 2-4 एक दिन वो क्लास कंडक्ट करते हैं। वो
अपने सेंटर पर ही बुला करके जो बच्चे का डाउट्स है उसको लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आज इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। मिडिल स्टेज में अब इसमें होमवर्क देने की बात भी आई है कि ये जो आपका प्रिपरेटरी स्टेज है इसमें होमवर्क इतना दिया जाए कि बच्चा 2 घंटे से ज़्यादा इंगेज नहीं हो अपने घर पे। ओनली 2 आवर्स इंगेज हो। और मिडिल स्टेज पे उसको आप घटा करके 1 घंटा ही कहा गया कि आप इतना ज़्यादा होमवर्क नहीं दीजिए कि उसको कोई लोड लगे, कम होमवर्क दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको क्लास में या फिर जो स्कूल के अंदर है करिकुलम में इस तरीके का हम उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करें कि वो मैक्सिमम चीज़ यहीं पे समझ जाए, रटे नहीं समझ जाए। अब बात कर लेते हैं हाई स्कूल स्टेज जो है हमारा HS लेवल का। पहले क्या था, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। अब सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी को हटा करके क्या कर दिया गया, हाई स्कूल स्टेज। हाई स्कूल स्टेज में 9, 10, 11, 12। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है जो इस एजुकेशन पॉलिसी में नहीं था। इसमें स्ट्रीम को हटा दिया गया, नो स्ट्रीम। अगर कोई बच्चा ये चाह रहा है कि हम साइंस के साथ, फिजिक्स के साथ ज्योग्राफी पढ़ें, बिल्कुल अलाउ, पढ़िए। अभी वाले एजुकेशन पॉलिसी में ये थोड़ा सा टफ था सर। तो स्ट्रीम वाइज जो फॉर्म निकल रही है तो फिर कैसे फिलअप होगा? जैसे जो बायो नहीं लिया हुआ मेडिकल लाइन में जाएगा तो अभी ये सिर्फ आपका ड्राफ्ट तैयार हुआ है, उसके लिए हर लेवल के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्री लेवल पे NCERT एक ऐसा एजेंसी तैयार करेगी जो उसको रेगुलेट करेगी, उसी तरीके से मिडिल लेवल पे और हायर सेकेंडरी लेवल पे भी होगा। फिर अभी पूरा हायर एजुकेशन जब आएगा ना तो ये कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। हायर एजुकेशन में मॉडिफिकेशन आया है तो उसमें यूनिवर्सलाइज करने की बात कर रहा है हायर एजुकेशन में। जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो ये जो आपका डाउट है आई थिंक क्लियर हो जाएगा। हाई स्कूल लेवल के सबसे बड़ा रिफॉर्म क्या है? सबसे बड़ा रिफॉर्म यह है कि स्ट्रीम को खत्म कर दिया गया है, नो स्ट्रीम। अब आजाद होकर बच्चा क्या कर सकता है, जो सब्जेक्ट चाहे अपनी चॉइस का सब्जेक्ट ले सकता है। कोई ये चाह रहा है कि हम क्या करें, पॉलिटिकल साइंस के साथ हम केमिस्ट्री पढ़ें, बिल्कुल मॉस्ट वेलकम पढ़ सकते हैं। लेकिन हायर सेकेंडरी लेवल पे एक चीज और बताया गया है, बिकॉज हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया एक आध्यात्मिक देश है और कल्चरल देश है। हमारे यहाँ विदेश में ये परसेप्शन है कि हमारा कल्चर पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए कुछ लैंग्वेजेस हैं, जैसे संस्कृत लैंग्वेज है, इसको ऑप्शन में रखने की बात कही गई है। एक बार दूसरा और भी जो हमारे लैंग्वेज है जैसे फारसी है, अरबी है, इन लैंग्वेज को ऑप्शन के तौर पे रखने की बात कही गई। और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में एक लैंग्वेज वो होगा जो उसका रीजनल होगा या मदर टंग वाला लैंग्वेज होगा। दूसरा लैंग्वेज हो जाएगा इंग्लिश। अगर कोई हिंदी क्षेत्र का, मान लीजिए हम लोग हैं तो हम लोग का जनरली हिंदी है मदर टंग, तो हमारे लिए फर्स्ट लैंग्वेज कौन सा हो जाएगा? हिंदी। सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश, थर्ड लैंग्वेज कोई भी हम बाहर वाली लैंग्वेज को ले सकते हैं, लेकिन चाइना को छोड़ के चाइनीज। हाँ, चाइनीज लैंग्वेज को अभी बैन किया गया है। रीजन, हमारा संबंध अच्छा नहीं। इसमें भी क्रिटिसाइज भी किया गया कि अगर हम चाह रहे हैं कि दुश्मन का क्या मोनोपोली है या वो क्या रणनीति बना रहा है, तो अगर हम उसके बारे में जाने तो हमारे लिए और अच्छा होगा। तो अभी बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी है, उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल जो अभी का जो ड्राफ्ट है उसमें उसको बैन किया गया। और एक चीज यहाँ पे ऐड करना मैं भूल गया, ये जो मिडिल स्टेज है क्लास 6, ये जो है आपका क्लास 6 मिडिल स्टेज, इसमें 2 बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। इसमें 2 बहुत बड़े चेंजेस ये आया है, वोकेशनल लर्निंग की बात की गई, इसकी वोकेशनल लर्निंग, और 6 क्लास से ही
कोडिंग की बात की गई, आईटी, क्लास 6 से ही आईटी को बढ़ावा दिया गया। बिकॉज हम जानते हैं कि आज का दौर साइंस और प्रौद्योगिकी के दौर है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का दौर है। इसके बगैर हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। अभी जो हम इतना मतलब धीरे धीरे बोल रहे हैं, आप तक जो आवाज जा रही है कहीं ना कहीं किसका है? साइंस का ही देन है, ठीक है। और जब बच्चा हाई स्कूल पास करे तो कम से कम एक स्किल लेके पास करे, चाहे वो कारपेंटर का ही क्यों ना हो, चाहे वो सिलाई मशीन सिलाई करने का ही क्यों ना हो, क्योंकि स्किल जब तक नहीं होगा तब तक वो स्वरोजगार प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे वो पकौड़े पकाने का ही बात क्यों ना हो, इसको लोग लाइट वे में लेते हैं, दैट इज ऑल्सो स्किल। आज फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज से बहुत लोग अपने मतलब बहुत ज्यादा इनकम को ग्रो कर रहे हैं, इकोनॉमी बिल्ड कर रहे हैं। KFC की बात कर लीजिए, देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और आप जब YouTube पे सर्च करेंगे तो फूड एंड बेवरेज वाला जो चैनल आता है उसका व्यूज देखिएगा, जितने ब्लॉगर्स हैं बहुत ज्यादा आता है। तो यहाँ पे मेन बात ये है कि जब बच्चा +2 पास करे तो वो कम से कम एक स्किल लेके जाए, ताकि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिले तो उस स्किल के बल पे कुछ कर सके अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए। क्योंकि आप देखिएगा एप्पल्स के जो चीफ है कौन है, कितना क्लास पढ़े हुए हैं वो, स्किल था उनके पास। धीरूभाई अंबानी कितना पढ़े हुए हैं, स्किल था उनके पास। सो एक चीज इस पूरे यहाँ तक से एक कंक्लूजन ये निकलता है कि सिर्फ एजुकेशन ही अर्न का एक रिसोर्स है, ये बात नहीं है। एजुकेशन के साथ अगर स्किल हो तभी बढ़ेगा इंडिया, तभी बढ़ेगा इंडिया। पढ़ने के साथ जब स्किल आएगा तभी बढ़ेगा। सशक्त भारत और एक भारत की बात की है नरेंद्र मोदी साहब ने, कि सशक्त भारत और एक भारत और श्रेष्ठ भारत। और आम लफ्जों में तो कहते ही है सबका साथ सबका विकास। तो ये सारी चीजें हैं। अब हर पहलू का 2 पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक पॉजिटिव और निगेटिव, डिपेंड अपॉन द पर्सन वो क्या लेता है। अब बात कर लेते हैं हाई रेजोल्यूशन। आई होप यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। 5+3+3 का क्या मतलब है? 5 मतलब फाउंडेशन स्टेज, 2 पार्ट, उसमें आपका आ जाएगा आंगनबाड़ी, जिसको आज अगर आम लफ्जों में कहा जाए, एक सुने होंगे बहुत वायरल हुआ था वीडियो, कहाँ पढ़ते हो? आड़ी। तो ये यही हाल है, आंगनबाड़ी कहा आड़ी है। हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं हम देखते हैं वहाँ बिल्डिंग बना हुआ है, पैसा आ रहा है और पैसा घर में जा रहा है, बच्चे को नहीं जा रहा। बॉर्नवीटा मिल रहा, हॉर्लिक्स मिल रहा, आ रहा दूसरे के लिए खा रहा परिवार का बच्चा। बताइए, हफ्तलफी की बात हो रही है यहाँ पे। अंडा है, अंडा है, पूरा बच्चा ठंडा है। चलिए देखिए अब यहाँ, अब हायर एजुकेशन की बात करते हैं। हायर एजुकेशन यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा बात यहाँ पे ये है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, ये बहुत बड़ा चीज है। और हम ये कहते हैं कि इसमें अगर क्रिटिसाइज अगर होगा ना तो उसका परसेंटेज 2% ही हो सकता है, क्योंकि ये अवसर प्रोवाइड करता है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट को समझेंगे। मान लीजिए अभी का जो एजुकेशन पॉलिसी हायर एजुकेशन का, उसमें कोई ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, 1 साल पढ़ाई किया, अब किसी इशू की वजह से वो पढ़ाई को आगे कंप्लीट नहीं कर सकता। अब जब दोबारा फिर उसके कंडीशन ऐसे हुए कि दोबारा वो चाह रहा है कि ग्रेजुएशन को कंप्लीट करे, तो फिर से उसको शुरुआत करना पड़ेगा। अब बताइए उसके 1 साल कहाँ गए, बर्बाद हो गए। और जिंदगी में हायर एजुकेशन का जो साल है, 1 साल नहीं है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है उसके लाइफ में। तो ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की बात की है, और थोड़े से सिर्फ रिफॉर्म है वही चीज है। क्या उसको हम समझते हैं, ग्रेजुएशन 4 साल का ड्यूरेशन जो हो जाएगा ग्रेजुएशन, अभी कितना है 3 साल का, और अलग अलग डिसिप्लिन बना हुआ है उसमें भी। अब क्या हो जाएगा 4 साल का, क्या 3 साल का हट जाएगा? नहीं हटेगा, 3 साल का ही रहेगा। हाँ,
नहीं, इसमें भी है एजुकेशन पॉलिसी में। और इसमें एक चीज और हम बता दें, हायर एजुकेशन में पूरे स्पेन इंडिया में उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट किया है। उत्तराखंड उन्होंने सबसे पहले ये इम्प्लीमेंट किया। अब समझते हैं कि ये 4 ईयर का क्या पूरा फ्रेमवर्क है, किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कोई पर्सन ग्रेजुएशन में इनरोल हो गया और 1 साल की पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया है, तो 1 साल के बाद उसको एक डिग्री दी जाएगी जिसको सर्टिफिकेट डिग्री कहा जाएगा। अब 1 साल पढ़ाई कर लिया, अब फाइनेंशियल इशू उसको अलाउ नहीं कर रहा है, या कोई ऐसा इशू आ गया जो अलाउ नहीं कर रहा कि वो आगे पढ़ाई नहीं कर सकता, चला गया कमाने, फैमिली को सपोर्ट करने। अब अच्छे दिन आए, चाहे कि हम इसको कंप्लीट करें, तो अब डायरेक्ट वो सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लेगा। 1 साल उसका बर्बाद नहीं जाएगा। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का यही मतलब है। अगर कोई 2 साल ग्रेजुएशन किया, इनरोल हो गया और फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, उसको डिग्री मिल गया सर्टिफिकेट का। अब 2 साल कंप्लीट किया तो उसको डिग्री मिलेगा डिप्लोमा का। अगर कोई पर्सन 2 साल की डिग्री लिए हुआ ग्रेजुएशन में, तो उसको डिग्री मिलेगा किसका? डिप्लोमा का। अभी क्या मिलेगा? कुछ नहीं। अगर 3 ईयर कंप्लीट कर रहा है, उसको मिल जाएगा डिग्री, जो कि आज भी मिलता है। अब किसी को CGL का एग्जाम देना, कंबाइंड ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट लेवल का जो होता है, जिससे आपको पब्लिक सेक्टर में जॉब मिलता है, तो वो इसको छोड़ यहाँ तक कंप्लीट करके छोड़ दे, आगे नहीं पढ़े। अगर कोई चाह रहा है कि हम और आगे पढ़ें, हम रिसर्च करने जाएं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? 1 साल और करना पड़ेगा। और जब 4 साल के ग्रेजुएशन में वो पूरा कर लेगा, तो उसको डिग्री दी जाएगी, डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन विद रिसर्च, डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन विद रिसर्च। और जो 3 साल के बाद पीजी करना चाहेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहेगा, उसके लिए 2 साल का होगा। 3 साल के बाद 2 साल का, जो अभी भी होता है। अभी क्या होता है? MA होता है, MSc होता है, MCom होता है, MA, MPhil, M.Pharma, ये वो स्पेशलाइजेशन को खत्म कर देगा, यूनिवर्सलाइज कर दिया जाएगा। और जो 4 साल के बाद पीजी करेगा, उसका 1 साल। ड्यूरेशन तो वही रहा, लेकिन एक सुविधा आ गया, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का। अगर वो ड्यू टू कॉज ऑफ एनी रीजन स्टॉप कर दिया, चाहे जहाँ पे भी करे, दोबारा उसको फिर से बिगिनिंग नहीं करना पड़ेगा, उसके ईयर का सेव हो जाएगा, फाइनेंस का सेव हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई PhD करना है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी करना चाह रहा है, तो उसके लिए MPhil करना जरूरी नहीं। पहले क्या था कि MPhil करना पड़ता था 2 साल, फिर आप डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कीजिए। तो MPhil की का जो क्राइटेरिया था, जो कंडीशन था, उसको अब क्या किया है? हटा दिया गया। अब इसके लिए एक चीज़ है कि कोई अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया और वो चाह रहा है कि PhD करे, तो उसके लिए उसको करना पड़ेगा नेट का एग्जामिनेशन। अभी करंट पॉलिसी में UGC नेट जो होता है, यूनियन ग्रांट कमीशन, जो NTA उसको ऑर्गेनाइज करता है, वो एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। फिर उसको अच्छी यूनिवर्सिटी में, जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, उसमें उसके रैंक के अकॉर्डिंग से एडमिशन मिलेगा। और अगर प्राइवेट में चाह रहा है, तो गांधी जी बोलेंगे हो जाएगा, यानी पैसा बोलेंगे हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे इस वाले एजुकेशन पॉलिसी में UGC, यूनियन ग्रांट कमीशन, AICTE, क्या ये? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये सबको खत्म करके एक चीज ले आएगा। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ इस पे, लोग तैयार नहीं है मानने को, पता नहीं क्या है, आगे देखा जाएगा। तो देखिए, HEIS, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है, उसको जो मॉनिटर करेंगे, उसके लिए एक ही एजेंसी होगा। अभी क्या है, अगर कोई सिंपल हायर PhD करना चाह रहा है,
या सिंपल हायर एजुकेशन लेना चाह रहा है तो उसके लिए यूजीसी उसको मॉनिटर करेगा। और यूजीसी की बात कहाँ हुई थी? 1916 से पहले, 1968 से पहले। ये वो दौर था जब इंडिया के अंदर सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी हुआ करते थे, एक कोलकाता, मद्रास और मुंबई। 1948 में यूनियन ग्रांट कमीशन का गठन हुआ था। तो यूजीसी हायर एजुकेशन को मॉनिटर करता है, किस कॉलेज को एफिलिएशन देना है नहीं देना है, वो फिलहाल वो करता है। और टेक्निकल के लिए क्या है? AICTE है। और पूरे भारतवर्ष में अगर कोई टीचिंग प्रोफेशन में जा रहा है उसके लिए कोई भी कोर्स करे, चाहे एलिमेंट्री लेवल का हो, चाहे बैचलर लेवल का हो, चाहे मास्टर लेवल का हो, जैसे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोई कर रहा है या फिर बीएड कर रहा है, बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रहा है या फिर वो मास्टर ऑफ एजुकेशन कर रहा है, तो उसके लिए NCTE उसको मॉनिटर करता है। अब उस सबको हटा करके HECI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का गठन होगा जो इसको मॉनिटर करेगा। और इसमें टेक्निकल यूनिवर्सिटीज जो सिंपल कोर्सेज करा रहे हैं वो यूनिवर्सिटीज और टीचर एजुकेशन के लिए जो यूनिवर्सिटीज है या जो संस्थान है उसको मॉनिटर ये करेगा। एक्सेप्ट 2 सेक्टर, जो LLB सेक्टर है, लॉ सेक्टर है, उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। मेडिकल सेक्टर है उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। अब रहा सवाल आपका कि जो स्टूडेंट मेडिकल सेक्टर में आ रहा है तो उसके लिए प्रोफॉर्मा जो होगा, जैसे मान लीजिए अभी का कॉम्बिनेशन है कि कोई अगर नीट के लिए जा रहा है तो उसको, और हर एस्पेक्ट्स में फ्लेक्सिबिलिटी, आप पढ़ाने में फ्लेक्सिबिलिटी, एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी, और जो इवैल्यूएशन है, असेसमेंट है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी। आई होप यहाँ तक क्लियर। अब एक चीज यहाँ पे डाउट आना चाहिए था कि मान लीजिए कोई फर्स्ट एक ईयर कंप्लीट करके सर्टिफिकेट कोर्स लेके चला गया, अब कैसे किसी दूसरे स्टेट की यूनिवर्सिटी से वो जा रहा, वो किया था बिहार से, अब चाह रहा कि दिल्ली से करे, तो दिल्ली वाले यूनिवर्सिटी को कैसे पता चलेगा कि इसका 1 ईयर का सर्टिफिकेट है? तो उसके लिए ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स एक पोर्टल आप कह सकते हैं तैयार किया जाएगा जिसमें इसका सारा रिकॉर्ड रहेगा पूरे इंडिया के लिए। उसका ID रहा डाला, जिसे आधार है पूरे इंडिया के लिए एक है, उसको बैंक से जोड़ दिया, राशन कार्ड से जोड़ दिया। पहले क्या था कि यहाँ बिहार में भी और दिल्ली में भी है, दो जगह से राशन उठा रहा, अब उसको यूनिवर्सल कर दिया। तो ये उसका रहेगा जो क्रेडिट, जो उसका सर्टिफिकेट है उसको रिप्रेजेंट करेगा, वो यूनिवर्सिटी वाला वो उसका ID डालेगा, उसको पता चलेगा हाँ फर्स्ट ईयर किया है या सेकेंड ईयर किया। तो ABC नाम से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे टीचर एजुकेशन की बात कर लेते हैं, और ये हम लोग जिस सेक्टर में है उससे मिलता जुलता ही आई थिंक वही है। टीचर एजुकेशन अभी फिलहाल क्या है, अलग अलग मोड्स हैं, जैसे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन के लिए है, बीएड है, एमएड है, जनरली ये प्रचलित है, ये फेमस है। आने वाले सेशन में जो NEP जब इम्प्लीमेंट होगा तो बीएड को 4 साल में कर दिया जाएगा, 4 ईयर। अब 4 ईयर किस तरीके से, तो अगर कोई 12 किया है तो 12 के साथ, अगर 12 के बाद वो चूज कर रहा है फ्यूचर में हमको टीचर ही बनना है, तो उसके लिए 1 साल सेव हो जाएगा। 12 के बाद इनरोल हो जाएगा, 2 साल ग्रेजुएशन और 1 साल बीएड, उसके लिए 1 ही साल का बीएड बचेगा। 4 साल सुनने में आ रहा होगा 1 ही साल, और किसी को बाद में करना है ग्रेजुएशन के बाद, तब 2 साल का भी प्रावधान रहेगा 2030 तक। 2030 के बाद ओनली मे भी हो सकता है कि ओनली 4 ईयर कर दे, स्पेशलाइज कर दे। उसका रीजन क्या है कि तब लोग टीचर बनेंगे बाय चॉइस, बाय चांस और बाय कंपल्सन। आज क्या है कि बाय चॉइस नहीं है। जब किसी चीज में चॉइस नहीं हो, जब दिल राजी नहीं होता है, तो फिर समझ ही रहे काम इफेक्टिव नहीं होता। तो बाय चॉइस की यहाँ बात किया, और टीचर एजुकेशन में रिम्यूनरेशन को बढ़ाने की बात की।
टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की बात की गई है। यहाँ पे ऐसे रिसोर्स प्रोवाइड किए जाए ताकि हम ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से जो टॉपिक्स हैं या जो करिकुलम है उसको और आसान तरीके से हम रिप्रेजेंट करें। कोविड से पहले ये कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब लगता था कि कैसे हम कर सकते हैं इसको, लेकिन जब कोविड आया तो हम टेक्नोलॉजी का देखे एजुकेशन सेक्टर पे बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हुआ और हम वहाँ से देख लिए कि किसी भी टॉपिक को कितना आसानी से विजुअलाइज तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं। हम क्लास 6, 7, क्लास 8, 9 के बच्चे को हम ये कह रहे हैं कि तुम क्या करो, नॉन कंक्रीट थिंक अप्रोच करो, जो कि उसके लिए बहुत टफ है क्योंकि माइंड उसका डेवलप नहीं हुआ उतना। हम जिस लेवल पे है उस लेवल पे वो नहीं है, वो थिंक नहीं कर सकता, वो इमेजिनेशन नहीं कर सकता। अगर उसको हम स्क्रीन प्ले करके दिखा दें तो वो आसानी से समझ जाएगा। सपोज केमिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है टीचर और वो इलेक्ट्रॉन को समझाना चाह रहे हैं कि कैसे फ्लो हो रहा है, नॉन कंडक्टर और कंडक्टर को बता रहे हैं कैसे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करता है, तो उसको कैसे इमेजिन करवाएंगे। सबसे बड़ा ये चैलेंज है कि साइंस को स्पेशली एक्सप्लोर करने के लिए और उस चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए जो चीज़ें बच्चे ने अभी तक देखा नहीं है उसको हम कैसे इमेजिन करवाते हैं। अब बच्चे को बोला जाए कि तुम अमेरिका को इमेजिन कर लो, अमेरिका देखा ही नहीं है, कहाँ से इमेजिन करेगा। अगर हम बच्चे को ये पूरा रूम घुमा दें और ले जाके क्लास में बोले कि उसमें वहाँ पर ये खिड़की था, वो वो ऑब्वियसली पूरा माइंड में बना लेगा, पूरा स्कीमा बना लेगा माइंड में, लेकिन जो देखा ही नहीं है उसको कैसे बनाएगा। तो इस चीज़ की बात की गई है कि ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए ताकि वो टॉपिक्स जो कि बहुत टफ है बच्चे को समझने के लिए जनरली नॉन कंक्रीट है, उसको विजुअलाइज ना करा करके हम स्क्रीन प्ले करके दिखा दें वो आसानी से समझ। अब एक बार अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पे दिखा देंगे तो आसानी से समझ जाएगा कैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, नॉन कंडक्टर में कैसे नहीं फ्लो होता है। अब यहाँ पे करिकुलम आई होप आप सबको पता होगा करिकुलम क्या है और सिलेबस क्या है। सिलेबस एक पार्ट है करिकुलम का। स्कूल में जब बच्चा एंट्री किया और एग्जिट करने तक जितनी सारी एक्टिविटीज वो कर रहा है वो सारी की सारी एक्टिविटीज उसका वो करिकुलम, खेल रहा है, कूद रहा है, स्विमिंग सीख रहा है, डांसिंग सीख रहा है, सिंगिंग सीख रहा है, इवन जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसका करिकुलम है। तो ये जो करिकुलम है इसको रिड्यूस करने की बात की गई है और सिर्फ उस करिकुलम को ऐड करने की बात की है जो उसका कोर है, कोर करिकुलम की बात। और बैग फ्री डे की बात की गई है। कोई ऐसा दिन हो खासकर फाउंडेशन लेवल पे जिससे बच्चा बिना बैग बिना ड्रेस के आए, बहुत जॉय फील करता है कि आज क्या है, हमको न बैग ले जाना है न ड्रेस ले जाना है, यानी बिना मतलब जो यूनिफॉर्म है उस पे नहीं जाना। हाँ, कैजुअल ड्रेस में जाना है, इम्प्लीमेंट हो रहा है। ब्लू डे She is doing well. आप इधर पढ़ने लगता है। अब देखिए यहाँ पे असेसमेंट की बात की गई है, 360 डिग्री असेसमेंट। अब ये क्या है 360 डिग्री असेसमेंट? अभी का जो असेसमेंट सिस्टम है उसमें टीचर ही बच्चे को एनालाइज कर रहा है और मेनली अभी के एजुकेशन सिस्टम में मार्क्स बेसिस पे हम बच्चे को एनालाइज करते हैं। जिसका मार्क्स अच्छा आया वो अच्छा टॉपर है। सिर्फ पढ़ लेना ही उसके टैलेंट को शो नहीं करता है, स्किल भी उसके टैलेंट को शो करता है। 360 में 3 पर्सपेक्टिव्स किए गए हैं। एक है कि बच्चा खुद अपने आप को असेस करे, सेल्फ असेसमेंट। बच्चा जिस चीज़ को कर रहा है वो उसको खुद का नंबर दे। जब अपना खुद का रिजल्ट बच्चा देगा ना तब उसके अंदर एक अलग सा फीलिंग्स आएगा, यानी हम जो एक्टिविटी किए हैं उसको हमको खुद रिमार्क्स देना पड़ रहा। तो उसके इससे उसके अंदर क्या आएगा, ऑनेस्टी आएगा, एक चीज। दूसरा पीयर ऑब्जर्वेशन,
मार्क्स तो देगा, उसका पीयर ग्रुप देगा, जिस क्लास में वो रह रहा है, जिसके साथ वो रह रहा है, उसका दोस्त हो, उसके क्लास का हो बच्चा, वो उसको मार्क्स देगा। अब उससे क्या होगा कि आपस में कनेक्टिविटी बढ़ेगा, तेरे मार्क को तेरे बाप को नहीं होगा। क्या जनरली बच्चा क्या है, स्लैक वर्ड्स और बहुत सारी चीजें अनवांटेड एक्टिविटी क्लास में कर लेता है अपने पीयर ग्रुप के साथ। तो अगर उसके अंदर एक फेयर रहेगा, एक डर बना रहेगा कि अगर हम इसके साथ मिसबिहेव किए या किसी भी स्टूडेंट के साथ अपने क्लास में हम मिसबिहेव किए, सपोज उसी को चुन लिया गया मेरे निवास के लिए, तो मेरा तो मार्क्स कम हो जाएगा। जैसे अभी 20 मार्क्स टीचर के मतलब इंटरनल असेसमेंट के लिए है, तो एक डर बना रहता है, 20 मार्क्स है, उसके लिए हमको फेयर तैयार करना है, ये तैयार करना है, थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तो एक साइकोलॉजिकली उसके अंदर फेयर बना रहता है। तो यहाँ पे पेयर ऑब्जर्वेशन की बात है। और तीसरा टीचर उसको असेस करेगा जो जनरली अभी कर रहे हैं। तो दो चीज इसके अंदर क्या हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ है, एक सेल्फ असेसमेंट और एक पीयर असेसमेंट। आई थिंक ये एक अच्छा सोच है। इससे क्या होगा, आपस में जो कम्युनिकेशन गैप है और आपस का जो ब्रदरहुड है, ये भी क्या होगा, इवॉल्व होगा, बढ़ेगा। लैंग्वेज की बात, इसमें 3 लैंग्वेज को क्लियर हो ही गया। इसमें ISL इंडियन साइन लैंग्वेज, इंडियन साइन लैंग्वेज की बात की गई है। इसको इसलिए लाया गया है क्योंकि NEP होलिस्टिक डोमेन और होलिस्टिक अप्रोच को रिप्रेजेंट कर रहा है और यूनिवर्सलाइजेशन की बात कर रहा है और इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा है। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स दैट कि अगर कोई अलग अलग क्षेत्र से बिलोंग कर रहा है, चाहे वो अलग भाषा का हो, अलग रिलीजन का हो, अलग कास्ट का हो और फिजिकली डिसेबल्ड हो, तो सबको एक साथ क्या है, किस तरीके से हम एक क्लास में एक छत के नीचे पढ़ाएं, उसके लिए टीचर को भी ट्रेन किया जाएगा। अभी क्या है कि जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनको मेन फोर्स एजुकेशन से जोड़ा नहीं गया है, मतलब वो इंक्लूसिव नहीं है। हालांकि इंक्लूजन इससे पहले भी एजुकेशन पॉलिसी में आया है, लेकिन अभी तक इफेक्टिव नहीं है। जो डिफरेंट टर्म है उनको भी एक हेल्दी वॉइस के साथ, हेल्दी स्टूडेंट के साथ पढ़ाना है, तो उसके लिए ISL इंडियन साइन लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात की गई है। उसके लिए अब अगर लैंग्वेज प्रमोट होगा तो जो TLM की जरूरत है डिफरेंट टर्म के लिए, जैसे जनरली बहुत प्रचलित है ब्रेल लिपि, जो कि किसके लिए है, ब्लाइंड के लिए है, तो उन सबको जनरली हर स्कूल में अवेलेबल कराया जाए। तो ये सारी चीजें अब आई थिंक कंक्लूजन करना चाहिए हमें। उससे पहले एक जो इसका एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है उसको डिस्कस कर लें। एक एजेंसी है जिसको परख के नाम से जाना जाता है। परख एजुकेशन की शुद्धता को परखेगा, किस एस्पेक्ट है उसको हम समझते हैं। देखिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख एक एजेंसी है जो इन सारी चीज को देखेगा हर लेवल पे कि क्या जो एजुकेशन चल रहा है वो परफॉर्मेंस बेस्ड है या नहीं है, बच्चा परफॉर्म कर रहा है, टीचर है वो परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, असेसमेंट राइट वे में हो रहा है नहीं हो रहा। असेसमेंट सिर्फ जो अभी तक चल रहा है वही है, या फिर जो स्किल है या उसका जो होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहा है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस एक ही लेक्चर में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ऑलरेडी हमने कहा कि ये 600 पेज का है और 600 पेज में से अगर छोटा छोटा टुकड़ा भी लिया जाए तो 60 मिनट उसके लिए काफ़ी नहीं है। हायर एजुकेशन में एक सबसे बड़ा और बात ये है, उसको बता करके रिप्रेजेंट करके हम कंक्लूड करना चाहेंगे अपनी बातों को। हायर एजुकेशन में ये बात राजीव गांधी जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस वक्त भी बात की गई थी कि जो अब्रॉड जो
बाहर की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अवसर दिया जाए, उसको चांस दिया जाए कि वो अपना यहाँ पे इंस्टीट्यूशन डालें। लेकिन उसमें क्राइटेरिया था उनके टाइम में कि 50 करोड़ रुपया सिक्योरिटी के फॉर्म में पहले उसको डालना था। तो भी एक अच्छा सोचता, मानिए आए यहाँ पे पूरे बच्चे का एडमिशन ले लिया, पैसा लेके चला जाए। इसमें वही चीज़ को दोबारा इम्प्लीमेंट किया गया है कि टॉप 100 यूनिवर्सिटी, सब यूनिवर्सिटी नहीं, पता चले कोई भी आके लेके चला जाए, ऐसा नहीं। तो जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं उनको यहाँ पे मदऊ किया जाएगा, दावत दिया जाएगा कि आप आइए और अपना इंस्टीट्यूशन डालिए और यहाँ के बच्चे उसको इनरोल हों और वहाँ के बच्चे भी यहाँ इनरोल हों, ताकि एक ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो मेन विजन है, उसको अचीव किया जा सके। सो बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, कुछ आप खुद मेहनत कर लीजिएगा, मौका मिला तो फिर कभी इस पर चर्चा होगा। बस इतनी बातों के साथ मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। जिस तरीके से आपने इतने बड़े NEP 2020 को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सागर को कागज में भरने वाली बात रही कि बहुत सारी चीज़ें लोगों को जानने को मिला, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, राइट फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्टार्टिंग फ्रॉम कोठारी कमीशन, उसके बाद किस तरीके से राजीव गांधी के समय माइनॉरिटीज़ की एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, फिर उसके बाद जब बढ़ा गया तो नरसिम्हा राव के समय किस तरीके से टेक्निकल एजुकेशन को बताया गया, उसके बाद 2020 में आके फिर नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में किस तरीके से इस चीज़ों को और आगे बढ़ाया गया, कल्चरल डिफरेंसेस को कम किया गया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्किलफुल एजुकेशन लें, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी नहीं, स्किल की कमी है। जिनके पास स्किल है वो किसी न किसी तरीके से एडवर्स कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं इस इन्वायरमेंट में। लेकिन अगर आपके पास स्किल ना हो तो फिर आपका डेवलपमेंट होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दैट्स व्हाई मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ मोहम्मद हिदायतुल्लाह अख्तर सर के लिए, और सबसे ज़्यादा थैंक यू मैं कहना चाहूँगा अपने स्कूल मैनेजमेंट को और हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर को कि उन्होंने इस तरीके की चीज़ों को स्कूल में इम्प्लीमेंट किया और सारे लोगों को मौका मिल रहा है एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने का और चीज़ों को सीखने का, समझने का, और उसको किस तरीके से क्लास में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि बच्चों का एक प्रॉपर हॉलिस्टिक ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, बच्चे चीज़ों को सीखने, जाने और एक अच्छा स्किल उनको हम बना सकें। ये प्रयास तत्पर रहेगा, सारे लोग इसके लिए मेहनत करेंगे, सारे लोग अपने आप को अपडेट करते रहेंगे और CBSE की ये चीज़ें जो है सो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ताकि हम अपने आप को प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकें। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत